हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन 23वें दिन भी जारी। किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल किसानों को 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में किसान बिल की खूबियां गिनाई गई हैं और साथ ही किसान बिल को लेकर फैलाई गई भ्रांतियां भी बताई गई। पीएम मोदी ने भी किसानों से कृषि मंत्री की चिट्ठी पढ़ने की अपील की है। कृषि मंत्री ने लिखा कि जिन लोगों ने 1962 के युद्ध में देश की विचारधारा का विरोध किया था, वही लोग किसानों को पर्दे के पीछे से गुमराह कर रहे हैं। आज वो फिर से 1962 की भाषा बोल रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया। पिछले 6 सालों का इतिहास इसका साक्षी है। सरकार और किसानों के बीच कुल 6 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन ये पूरी तरह बेनतीजा रही। किसान जहां आंदोलन को दिनों दिन तेज करते जा रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कोशिश जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ 3 हफ्ते से जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसी कार्यक्रम में करीब 2000 पशु और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इस दौरान 35 लाख किसानों के बीच फसल हानि की भरपाई के बाद मद में 1600 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इस वर्चुअल संवाद के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। राज्य के 23,000 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। आंदोलन के बीच सरकार अलग अलग राज्यों के किसान संगठनों को साधने में जुटी है। इस क्रम में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 करोड़ गन्ना किसानों को सब्सिडी देने और पुरानी सब्सिडी का 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करने की घोषणा की है। संत बाबा राम सिंह की मौत के बाद लगातार मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने। इस दौरान हुड्डा ने सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़े और किसानों के मुद्दे का समाधान करे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के संयम का और इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इस समय सांसद और बीजेपी नेता SYL की बात करके किसानों के मुद्दे को भटका रहे हैं। सरकार के मंत्री और सांसद पहले SYL की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कृषि कानूनों के मुद्दे को भटकाने के लिए SYL की बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने गांव सिंगड़ा नानकसर गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संत बाबा राम सिंह जी के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया की बातचीत करते हुए शैलजा ने कहा कि सरकार को जिद छोड़कर किसानों की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि संत राम सिंह के साथ ही अब तक 20 किसानों की जान जा चुकी है। शैलजा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और काले कानूनों का लोग विरोध कर रहे हैं और लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। शैलजा ने कहा कि संत राम सिंह जी ने हमेशा मानवता का संदेश दिया। उन्होंने किसानों के दर्द दुख को अपना समझा और अपनी शहादत दी। शैलजा ने कहा कि सरकार को अब हट छोड़कर नए कृषि कानून वापस लेने चाहिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। टिकरी बॉर्डर में जारी किसानों के आंदोलन को कई संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यहां एक ऐसा शख्स सबकी नजरों का केंद्र बना हुआ है जो दिव्यांग है। दिव्यांग किसान भी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए मीलों का सफर तय कर रहा यहां तक पहुंचे हैं। डबवाली का रहने वाला शख्स पैरों से अक्षम है, जिसकी वजह से वो अपनी हाथ वाले रिक्शे पर सवार हुआ और किसान है तो जहां है किनारे के साथ टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कपा देने वाली ठंड के साथ कोहरे का भी कहर देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यमुनानगर में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का बना रहने की उम्मीद है। यमुनानगर के लोग ठंड से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर हैं। शहर में ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं कुछ लोग अलाव जलाकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग पार्क में खेलकर अपने शरीर को गर्म करते दिखे। लोगों का कहना है कि ठंड में खेलने से शरीर फिट के साथ साथ गर्म भी रहता है। मैदानी इलाकों में कपा देने वाली ठंड को देखते हुए जाखल में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा का प्रबंध किया गया। यहां नगर पालिका भवन की पहली मंजिल पर अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया। नगर पालिका भवन में बने होने के बावजूद यहां कर्मचारियों की लापरवाही नजर आई। इन रैन बसेरों में लाइट की सुविधा नहीं है, जिससे यहां आने जाने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार ने रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। रतिया के टोहाना रोड पर बसी शेरगढ़ ढाणी में बने पशुओं के बाड़े में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से 1 दर्जन से ज्यादा पशुओं की जिंदा जलने से मौत हो गई। बाड़े में बंधे 1 दर्जन से ज्यादा पशुओं की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। बाड़े के मालिक ने हादसे की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी पशु आग की चपेट में आ चुके थे। इस हादसे में कई पशु आग से बुरी तरह झुलस गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यमुनानगर में बैंक एजेंट द्वारा ग्राहकों को जाल में फंसाकर उनके लोन का पैसा खुद हड़पने का मामला सामने आया। दरअसल बैंक के एजेंट ने पहले ग्राहकों के नाम पर लोन पास कराया और फिर वो पैसा ग्राहक को न देकर खुद हड़प लिया। करीब 27 लोगों के लिए बैंक से लोन पास कराकर बैंक एजेंट खुद हड़प गए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक ने लोन की किश्त भरने के लिए ग्राहक को फोन किया। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रदेश में ओवरलोडिंग रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि जो भी वाहन चालक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाएगा, जुर्माने के साथ साथ उस वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी भी रद्द कर दी जाएगी। यमुनानगर जिले में इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया गया है। आरटीए सचिव भारत भूषण कौशिक ने बताया कि इन आदेशों में जहां जुर्माना किया जा रहा है, वहीं लाइसेंस और आरसी को भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में पिछले महीने में 153 चालान करके 51,76,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही यमुनानगर में ओवरलोडिंग में पकड़े गए झुंझुनू, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, करनाल, कुरुक्षेत्र के ट्रक चालकों के संबंध में इन सभी जिलों के आरटीए को पत्र लिखकर उनके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहा गया। दिल्ली और एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र राजस्थान का अलवर में था, जिसके झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2 दिसंबर को तड़के दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.7 थी। गाजियाबाद में भूकंप का केंद्र था। इस साल दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अप्रैल के बाद दिल्ली एनसीआर में इस बार 15 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 714 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 108 और फरीदाबाद में 165 नए केस सामने आए। वहीं रोहतक में 37 और पानीपत में 35 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2782 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,55,728 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1257 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कैथल में अस्पताल प्रशासन की उदासीनता के चलते कोरोना एडवाइजरी की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। अस्पताल में आ रहे मरीज और उनके परिजनों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, न ही रोगियों ने यहां पर मास्क लगाया हुआ है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लोगों को समझाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन अस्पताल के हालात को देखते हुए लगता है कि अस्पताल प्रशासन महज चालान काटकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा। पत्र में शैलजा ने सरकार से अपील की है कि कालका, पिंजौर और पंचकुला के 212 गांव से धारा 107A फौरन हटाई जाए। कुमारी शैलजा ने कहा कि इसके चलते यहां आकर ना कोई जमीन खरीद सकता है, ना बेच सकता है और ना ही कोई रजिस्ट्री कर सकता है। शैलजा ने कहा कि अपनी जमीन बेचना और खरीदना लोगों का मौलिक अधिकार। उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से क्षेत्रवासियों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। अगर इस धारा को रद्द नहीं किया गया तो छोटे कारोबारियों का धंधा चौपट हो जाएगा और बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। पंचकुला में गुरुवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान पंचकुला में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकास कार्य करने के जो दावे कर रही हैं वो कार्य उनके नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने नगर निगम चुनाव को लेकर दावा किया कि चुनाव में बीजेपी की भारी जीत होगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का भी आरोप लगाया। टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रणधीर गोलन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म मंत्री कंवरपाल गुर्जर उनके फैसले नहीं मानते। टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रणधीर गोलन ने कहा कि ये मामला सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में है। नारनौल के पिज्जा कैफे में अवैध धंधे का भांडाफोड़ हुआ। हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने इस अवैध धंधे का भांडाफोड़ किया। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों की लंबित पड़ी समस्याओं के मुद्दे पर अधीक्षक अभियंता नरेश कुमार कक्कड़ को 30 सूत्रीय मांग पत्र सौंपी गई। साथ ही जल्द से जल्द समाधान कराने की मांग की गई। दरअसल सर्कल वर्क्स कमेटी द्वारा सौंपे गए 30 सूत्रीय मांग पत्र में कर्मचारियों की लंबित पड़ी समस्याओं के बारे में सर्कल सचिव संतराम लांबा को अवगत कराया गया है। पहले ही बताया गया था कि बिजली निगम में कर्मचारियों की भारी कमी है। इसके बावजूद बिजली कर्मचारियों को मजबूरन 6 कर्मचारियों के मुकाबले 8 घंटे की बजाय 14 घंटे काम करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा उपकरणों के अभाव में टेक्निकल कर्मियों को फील्ड में काम करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन को देखते हुए गोहाना सिटी थाना पुलिस ने शहर में पुलिस सुरक्षा को बढ़ाते हुए हर चौक पर अलग से पुलिस के जवानों की तैनाती की। इसके साथ साथ शहर में दिन के समय बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई। कई रूट्स को डाइवर्ट कर बाहर से आने वाली बड़ी गाड़ियों को बाईपास में भेजा जा रहा है। गोहाना सिटी थाने के एसएचओ महिपाल सिंह ने बताया किसानों के आंदोलन को देखते हुए गोहाना में भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। इसके अलावा शहर में अवैध पार्किंग और गलत तरीके से वाहन खड़ा करने पर वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं।
प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद। दरअसल पानीपत के राम कॉलोनी में 53 साल के व्यक्ति के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद वो इलाज के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने उसे वहां भी नहीं बख्शा। दरअसल अस्पताल में पहुंचकर बदमाशों ने शख्स के साथ फिर से लाठी डंडों से मारपीट की। व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल परिजन घायल व्यक्ति का एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद में कुछ युवकों ने शराब के नशे में एक घर के बाहर जमकर हंगामा मचाया। बगीची मोहल्ले में करीब आधा दर्जन युवक नशे में धुत एक घर के बाहर पेशाब करने लगे। जब घर का मालिक ने उन्हें रोका, शराबियों ने परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान पथराव की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से युवकों की तलाश शुरू कर दी।